वेलकम स्टूडेंट्स आपके अपने चैनल नीट अचीवर में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में हम नीट 2025 के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। हम क्लास 11 चैप्टर सेल वाले चैप्टर, जिसको सेल साइकिल कहते हैं, उसके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। आज मैं आपको एक बेसिक बात बताऊंगा, बेसिक आइडिया दूंगा कि सेल साइकिल या फिर सेल डिवीजन किसे कहते हैं। दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक को कहते हैं माइटोसिस, एक को कहते हैं मियोसिस। तो इस बार जो क्वेश्चन आया है सेल साइकिल चैप्टर से, बस एक क्वेश्चन आया है और वो माइटोसिस के ऊपर है। थोड़ी बहुत आज हम बेसिक आइडिया लेते हैं माइटोसिस के बारे में, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं बेसिक आइडिया ऑफ माइटोसिस। क्या है ये? सेल साइकिल। सेल साइकिल, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, हमारे बॉडीज में सेल जो हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। जो पुराने सेल होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, एंड होने लगते हैं, और उनको रिप्लेस करते हैं नए सेल्स। नए सेल्स कैसे बनते हैं अगर कोई पूछे तो आपको बोलना है जो पुराने सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं। इससे क्या होता है? इससे बॉडी का ग्रोथ होता है। बॉडी में नए सेल्स ऐड होते हैं तो बॉडी की ग्रोथ होती है। साथ ही साथ सेल डिवीजन से बॉडी का रिपेयर भी होता है। जो पुराने सेल्स होते हैं, पुराने ऑर्गन टिश्यूज होते हैं, जो वहां से सेल डाई करते हैं और उसके जगह पर नए सेल आते हैं। तो सेल डिवीजन का फंक्शन जो है, अगर आप माइटोसिस की बात करें, सेल डिवीजन का फंक्शन है ग्रोथ और रिपेयर में। माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है सेल का, वो इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेल है, पहले लिख ही लेते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है, जो पेरेंट सेल में होगा, जो मदर सेल में होगा, वही क्रोमोसोम नंबर प्रोजेनी में होगा, डॉटर सेल्स में होगा। ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोसोम रहते हैं। अगर एक ह्यूमन का सेल डिवाइड करता है तो वो माइटोसिस होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, वो माइटोसिस होने के बाद दो सेल में कन्वर्ट होता है। अब बताओ, माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन अगर हुआ है तो इन दो डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? तो इक्वेशनल डिवीजन है सर, क्रोमोसोम नंबर इक्वल होंगे। इधर 46 तो इधर भी 46 और इधर भी 46। घुमा फिरा के बात करूं अगर मैं, तो इक्वेशनल डिवीजन या फिर माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करता है दो सेल्स के अंदर, और दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल जैसा ही होता है, मदर सेल जैसा ही होता है। यह हमारे पास माइटोसिस की बेसिक बात। अब सुनिए, माइटोसिस होगा कब? देखिए, सेल का अपना एक साइकिल होता है, सेल की अपनी एक प्रोसेस होती है। पहले यह सेल बच्चा होता है, धीरे धीरे यह बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद सेल मैच्योर होता है। मैच्योर होते होते सेल को नीड होती है सेल डिवीजन करने की, तब सेल में डिवीजन होता है और यह सेल भी आगे जाकर दो सेल बनाएगा। इस तरह से सेल डिवीजन होता है। अब देखिए, ये जो सेल का प्रोसेस होता है कि छोटा सेल है, छोटे सेल से सेल बड़ा हुआ, फिर मैच्योर हुआ, सेल डिवाइड किया, फिर दो सेल बन गए, इस पूरे चीज को कहते हैं सेल साइकिल। सुनिएगा ध्यान से, एक न्यूक्लियस है ह्यूमन का, मान के चला ये सेल है, सेल में 46 क्रोमोसोम है या फिर उसकी प्लॉइडी 46 है। अब आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। क्रोमोसोम क्या है? डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। अब देखिए, पूरे सेल के साइकिल में, सेल की पूरी लाइफ के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। जब सेल इंटरफेज में होगा, बड़ा हो रहा होगा, तब डीएनए अलग तरीके से होगा। जब सेल एम फेज में स्टार्ट होगा, एम फेज के अंदर जाएगा, डिवाइड करना स्टार्ट होगा, उस समय उसका जो डीएनए है वो थोड़ा चेंज होगा। तो उसी चेंज के बारे में हम सबसे पहले आइडिया लगाते हैं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, पूरे यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं होगा, इतना कंसोलिडेटेड और कंप्रेस्ड वीडियो, सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। बेसिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए कैसा दिखता है। ध्यान से सुनिए, जब सेल स्टार्टिंग में है, बच्चा है सेल, मैच्योर नहीं हुआ है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसमें डीएनए जो है वो कुछ इस तरीके से होगा।
क्योंकि सेल जो है, ह्यूमन सेल की बात करते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ह्यूमन सेल के अंदर ऐसे थ्रेड जो होंगे 46 थ्रेड होंगे। इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं सेल की, तो ऐसा दिखाते हैं सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर क्रोमैटिन के थ्रेड्स। तो अर्ली स्टेज में जब सेल ग्रो कर रहा होगा, डिवाइड नहीं कर रहा होगा, उस समय उसका डीएनए क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में रहेगा। तो इस बात को लिखते हैं, सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्रोमैटिन फाइबर, यहां पर एक, यहां पर एक, दो क्रोमैटिन फाइबर मैंने क्यों दिखाया, ध्यान से सुनेंगे। क्रोमोसोम जो है या फिर क्रोमैटिन जो है या फिर डीएनए फाइबर जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैंने कहा कि 46 क्रोमोसोम है, 46 डीएनए फाइबर से एक ह्यूमन के अंदर, इसका मतलब जो एक पेयर है वहां पर दो तरह के क्रोमैटिन होंगे। मतलब अगर मैं कहूं कि एक पेयर में दो क्रोमैटिन थ्रेड कुछ इस तरीके से, तो ये भी क्या है, डीएनए है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये डीएनए आपका फाउंड होगा G1 फेज में। इंटरफेज की बात कर रहे हैं, जब सेल अभी बच्चा है, बड़ा हो रहा है। G1 फेज के बाद आता है S फेज। S फेज में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। S फेज में जो क्रोमैटिन है वो डबल होता है, ये जो फाइबर्स है वो डबल हो जाते हैं। कैसे डबल हो जाते हैं, कुछ ऐसा दिखेंगे। ये जो क्रोमैटिन है ये डबल हो गए एस फेज में। इसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में कुछ नहीं होता। G2 फेज में जो प्रोटीन्स बनते हैं, मैं यहां पर एक आरएनए का डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको याद रहे कि प्रोटीन्स बन रहे हैं। इन्हीं प्रोटीन्स के मदद से जो आगे जाकर सेल डिवीजन होने वाला है उसमें इन प्रोटीन्स का फंक्शन होगा, इन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो सेल अभी बच्चा है, जब G1 फेज में था तो इस तरह से क्रोमैटिन था, जब S फेज में था तो क्रोमैटिन डबल हो गया। साथ ही साथ हमें एक और चीज देखनी है, एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं सेंट्रियोल। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रियोल का फंक्शन ऐसा होता है। सेंट्रियोल कुछ S फेज में ये सेंट्रियोल क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल होने के बाद ये सेंट्रियोल दो ऑपोजिट पोल्स में चला जाता है, मतलब एक सेंट्रियोल एक तरफ, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे तरफ। अब इस सेंट्रियोल से फाइबर्स निकलते हैं इस तरीके से। इन फाइबर्स को एस्टर फाइबर्स कहा जाता है। इनका काम क्या है कि क्रोमोसोम जो बन चुका है इस तरीके से, उस क्रोमोसोम से चिपक जाना। ये जो एस्टर फाइबर्स है जो सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, क्रोमोसोम से चिपक जाएंगे और क्रोमोसोम को तोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर का काम है। थोड़ी देर में देखते हैं जब ऐसा क्रोमोसोम बन जाएगा तब ये कैसे काम करेगा, पर अभी हम बिगिनिंग स्टेज में चलते हैं। सेल अभी बच्चा है, G1 फेज में क्रोमैटिन कुछ इस तरीके का, S फेज में क्रोमैटिन जो है वो डबल हो चुका है, G2 फेज में कुछ नहीं होगा, प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे। अब जो शुरू होता है मेन G2 फेज के बाद M फेज, यानी कि सेल डिवीजन का फेज। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया, सेल डिवीजन के अंदर चार अलग अलग स्टेज, M फेज के अंदर चार अलग अलग स्टेज, क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो अब देखिए प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। प्रोफेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। प्रोफेज, सबसे पहला अर्ली प्रोफेज जो G2 फेज के बाद आएगा, तो लिखते हैं अर्ली प्रोफेज। ये लेट प्रोफेज। अब देखिए क्या होता है, मैं न्यूक्लियस बना रहा हूं। अब देखिए ये जो क्रोमैटिन था फाइबर्स के फॉर्म में, ये अर्ली प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू होगा। मतलब ये क्रोमैटिन कुछ इस तरीके का था, इसके अंदर कंडेंसेशन होगी। जो हमारे पास थ्रेड है डीएनए का वो आपस में ही स्पाइरल होगा, आपस में ही कंडेंस होके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। तो कहा यह जाता है कि अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू होता है। इस कंडेंसेशन में क्या दिखता है हमें, इस कंडेंसेशन में क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर
बीड्स दिखते हैं, बीड्स, जैसे मोतियों की माला होती है वैसे बीड्स दिखते हैं। तो यहां पर अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का होगा, इसके अंदर बीड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्रोमोसोम या अर्ली प्रोफेज शुरू हो चुका है, माइटोसिस की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस, आई मीन टू से क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होना शुरू हो रहा है। आगे क्रोमैटिन और कंडेंस होगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए पहले बता चुका हूं, डीएनए डबल हो चुका है एस फेज में, अब कंडेंसेशन हो रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आगे चलकर और कंडेंस होगा और कंडेंस होगा और फाइनली हमारे पास मेटाफेज के अंदर, लेट प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा। फाइनली हमारे पास मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखेगा। पूरी तरह से कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस क्रोमोसोम में, अच्छा पहले तो क्रोमोसोम कैसा था, पहले क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का, मतलब इसको क्रोमैटिन की भाषा में समझिए तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो एक क्रोमैटिन है इस तरीके से। और बाद में जब कंडेंस हो चुका है और ऐसा क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम ऐसा भी क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम किससे बना है, जब क्रोमैटिन डबल हो चुका है एस फेज में। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कहां से आता है, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से आता है। अब ये जो हमारे पास बना है इसके अंदर मेटाफेज में क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब ये पार्ट अगर हो गया हो, अर्ली प्रोफेज में क्या होना शुरू होता है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन जो है कंडेंसेशन शुरू करता है क्रोमोसोम बनने के लिए, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है और क्रोमोसोम इसके अंदर कुछ इस तरीके से पाए जाने लगते हैं। अब याद रखना, जो सेंट्रियोल यहां पर एक था, एस फेज में सेंट्रियोल डबल हो गया, वो सेंट्रियोल अर्ली प्रोफेज में पोलवर्ड मूवमेंट करेगा। मतलब यहां पर दो सेंट्रोजोम था, सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है जो कि स्पिंडल फाइबर बनाता है। अर्ली प्रोफेज में एक सेंट्रियोल मूव करना शुरू करेगा ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट साइड में पहुंच जाएगा लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहा होगा और ये जो सेंट्रियोल है जो दोनों तरफ है, इससे फाइबर्स बनने शुरू हो जाएंगे। फाइबर्स बनना स्टार्ट कब होगा, लेट प्रोफेज में, ऐसे फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब लेट प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, उसमें क्या होगा, सारे क्रोमोसोम, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो चुके होंगे पूरी तरीके से, साथ ही साथ ये जो फाइबर्स बने हैं ये फाइबर्स आकर उन क्रोमोसोम से चिपक जाएंगे। तो मेटाफेज में कुछ इस तरीके से होगा, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पूरा गायब हो चुका है। अब इस तरीके से क्रोमोसोम जो है बन चुके हैं। साथ ही साथ मेटाफेज में इन फाइबर से क्रोमोसोम चिपक चुका है आकर, यह मेटाफेज है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम ऐसे बीच में अलाइन हो जाते हैं, उसको कहते हैं मेटाफेज इक्विलेटरल प्लेन। इक्विलेटरल प्लेन में सारे क्रोमोसोम लाइन से बीचों बीच अरेंज हो जाते हैं और ये जो फाइबर से स्पिंडल वो चिपक जाते हैं क्रोमोसोम से। अब देखिए इस क्रोमोसोम को एक खासियत नाम देते हैं, एक खास नाम देते हैं। क्या नाम है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम हुआ। क्रोमोसोम ये कैसे बना है, ये एक फाइबर से बना है, यहां से बना है। फिर ये डबल हो गया, डबल होने के बाद कंडेंस हो गया तो ऐसा कुछ बना दिया। ये जो एक आर्म इधर है और एक आर्म इधर है, इन दोनों को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये पूरा एक इसका सिस्टर इधर वाला पार्ट, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन, क्रोमैटिड। और ये जो है ऐसा कुछ, ये भी एक तरीके का क्रोमोसोम है और ये भी एक तरीके का क्रोमोसोम है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड वाली बात मैंने आपको बताई। मेटाफेज तक हम चल चुके थे।
अब मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम में चिपक चुके हैं, ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को खींचते हैं पोलवर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचते हैं, जिसके वजह से ये क्रोमोसोम बीच से टूट जाता है। तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम जो है बीच से टूट चुका है, आधा क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाता है और आधा क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाता है, इस तरीके से। इन दोनों को कहते हैं, क्योंकि ये टूटने से बना है, इन दोनों को कहेंगे डॉटर क्रोमैटिड्स। दो नाम अभी आपको मैंने याद रखा है, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स और एक डॉटर क्रोमैटिड्स। मेटाफेज में चिपका आकर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से एनाफेज में ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा तो क्रोमोसोम टूट गए। इसके बाद आता है लास्ट, जिसको कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज, टीलोफेज में ये न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, न्यूक्लियस के डिवीजन को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस दो प्रोसेस से होगा, एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन जिसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, तो टीलोफेज के अंदर साइटोकाइनेसिस शुरू होगा, क्योंकि सारे क्रोमोसोम जो हैं दो अलग अलग पार्ट में चले गए हैं। ऊपर का जो क्रोमोसोम पहुंचा है यहां पर, वो फिर से क्रोमैटिन बनने लगेगा। मतलब ऊपर में कैसा क्रोमोसोम गया है, इस तरीके का क्रोमोसोम गया है, और इस तरीके का क्रोमोसोम जब क्रोमैटिन बनेगा तो ऐसा बनेगा, तो यहां पर क्रोमैटिन बनने लग गया। टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ चल जाते हैं, ये सेल साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होने लगता है धीरे धीरे, साइटोकाइनेसिस होने लगता है टीलोफेज में, और जो क्रोमोसोम है, जो कंडेंस क्रोमोसोम है, वो डीकंडेंस होकर फिर से क्रोमैटिन बनने लगते हैं। तो ये टीलोफेज है, और टीलोफेज के बाद सेल दो नए सेल में बदल जाता है। ये जो सेल टूट रहा था दो नए सेल में बदल जाता है। अब ध्यान से देखिए क्रोमोसोम नंबर इक्वल कैसे हुआ। इक्वल इसलिए हुआ कि जब क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है उससे पहले ही क्रोमोसोम डबल हो चुका है। तो एक चीज को अगर डबल कर दो फिर डिवाइड करो तो दोनों सेल में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहुंचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन। फिर से देखते हैं पूरा माइटोसिस क्या है क्या नहीं। सबसे पहले इंटरफेज में ये तीन फेजेस, G1 फेज में क्रोमोसोम जो है, आई मीन टू से क्रोमैटिन जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। S फेज में क्रोमैटिन डबल हो जाएगा। G2 फेज में कुछ नहीं होगा, प्रोटीन बनेगा। अर्ली प्रोफेज में बीट्स दिखना शुरू होंगे इस क्रोमैटिन के अंदर, और ये क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू होगा क्रोमोसोम के अंदर। धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब होगा। सेंट्रियोल जो है वो पोलवर्ड मूवमेंट करके ऑपोजिट पोल्स में आएगा। लेट प्रोफेज में क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस होकर कुछ ऐसा दिखेगा, जो हमारे सेंट्रियोल से जो पोल्स पे आ चुके हैं उसमें क्या होगा, उसमें स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होगा। मेटाफेज के अंदर क्रोमैटिन पूरी तरह से क्रोमोसोम बन चुका होगा और मिडिल में आकर अरेंज हो चुका होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप, जिसको नॉर्मली लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को देखना है तो किस स्टेज में देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन करेंगे। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम क्लियरली दिखते हैं, या फिर ऐसा बोला जाए द बेस्ट स्टेज टू सी क्रोमोसोम्स क्लियरली इज मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर ऐसा बीच में क्रोमोसोम आकर अरेंज हो गए, एंड देन द स्पिंडल फाइबर्स पुल्स द क्रोमोसोम फ्रॉम बिटवीन एंड द क्रोमोसोम डिवाइड्स। इस फेज को कहते हैं एनाफेज। उसके बाद टीलोफेज, और ये सारी बात। ये मैंने आपको माइटोसिस का बेसिक आइडिया दिया। अब देखते हैं नीट 25 में क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो है स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल से रिलेटेड है। सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल बनाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। आपको सबको पता है क्रोमोसोम को अलग करने का काम करते हैं, फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, नहीं, न्यू डीएनए कहां पर सिंथेसाइज हो चुका है, माइटोसिस से पहले ही एस फेज में सिंथेसाइज हो चुका है। टू रिपेयर डैमेज डीएनए, ये भी ऑप्शन गलत है। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ,
सेल ग्रोथ में भी कोई काम नहीं है स्पिंडल फाइबर का। फोर्थ ऑप्शन है टू सेपरेट द क्रोमोसोम, बिल्कुल यही आंसर होगा क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। ये पूरा मैंने माइटोसिस बताया। अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और एक बात बता दूं, मैं इस पूरे चैनल में मैं नीट के PYQs को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अराउंड 60 to 70 वीडियोस हैं और इन्हीं वीडियोस से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन्हीं वीडियोस से नीट में 2026 में अराउंड 25 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनते हैं। तो आपका फायदा ही है अगर आप लगभग 50-60 वीडियोस देखते हैं, 10 मिनट की हार्डली कोई वीडियो होगी, इससे अगर आपके 25 क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे हैं और एनसीईआरटी का 45 से 50% कवर हो रहा है तो क्यों नहीं देखें आप। तो जरूर इन वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।